एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। मैं हूं मोहनीश। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में और एक ऐसी जगह पे आए हैं जो कि मशहूर है अपनी बौद्ध पुरातात्विक स्थलों के लिए और सम्राट अशोक के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया हो, जिसने धर्म और शांति के माध्यम से इंसान की इंसानियत को जगाया और संपूर्ण एशिया के ज्योतिपुंज कहलाए। आज बात होगी महात्मा बुद्ध के बारे में, आज बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे अशोक के बारे में। दोस्तों, जब सिकंदर का हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ और तक्षशिला पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उस समय एक ब्राह्मण जिसका नाम था विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य भागकर नंद वंश के पास गए। राजा धनानंद से उन्होंने मदद मांगी, जिसे धनानंद ने देने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने एक बालक को ढूंढा और संपूर्ण मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसे कालांतर में मौर्य साम्राज्य कहा गया। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते यानी कि अशोक, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाया और अपने संरक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण कराया। आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे अशोक बौद्ध धर्म के पहले भी आए थे और बौद्ध धर्म के बाद भी आए थे। ये जगह विदिशा से 70 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बौद्ध गुफाएं हैं, स्तूप हैं और मठ हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इतिहास के उन पन्नों को खंगोलेगी जो आज से कई साल पहले बंद हो गए थे। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और विंध्य पहाड़ियों के ऊपर बौद्ध मठों को और विहारों को बसाया गया था, ताकि यहाँ पे आके बौद्ध भिक्षु अपना ज्ञान अर्जित कर सकें और तपस्या कर सकें, ध्यान लगा सकें। तो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या रख रखा है हमारे लिए, हमारे जानने के लिए। जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये लावा से निर्मित था और आप ये जो चट्टानें देख रहे हैं इन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय चट्टान है, ये बहुत ही मजबूत चट्टान होती है, इनका क्षरण बहुत ही मुश्किल से होता है। तो आप सोचिए ज़रा कि इनको तराश के कितनी मुश्किल से यहाँ पे बौद्ध गुफाओं को बनाया गया होगा। ये सारुमारू का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। दोस्तों, सारुमारू के पीछे के नाम की कहानी यह है कि यहाँ पे दो बौद्ध भिक्षु थे, सरीपुत्र और मोगलायन। इनकी अस्थियाँ अभी भी सांची के स्तूप में स्थित हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये सबसे बड़ा स्तूप है और यहाँ पे इस तरीके के 15 स्तूप मौजूद हैं। इस सबसे बड़े स्तूप में एक छत्र निकला था और साथ ही अस्थियां पाई गई थी। इसके अतिरिक्त जो भी स्तूप पाए गए हैं वो सारे के सारे मनोती हैं।
मनौती का तात्पर्य यह है कि अगर कोई मान्यता करता था और उस मान्यता को वो पूरा कर लेता था या हो जाती थी, उसके बाद एक स्तूप यहाँ पे बनाया जाता था। दोस्तों यहाँ पे लगभग ये जो क्षेत्र है ये 2500 साल पुराना है और बौद्ध शिक्षा केंद्रों में या मनौती केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है और यहाँ से जो अस्थि निकली थी उसे भी शिफ्ट कर दिया गया है सांची। दोस्तों ये दूसरे स्तूप हैं, ये मनौती स्तूप हैं और ये आप देख रहे होंगे आकार में थोड़े से छोटे हैं। इस तरीके के लगभग 15 स्तूपों में से आपको सारे के सारे स्तूप देखने मिलेंगे। बाकी तो बहुत सारे हैं, क्षतिग्रस्त पड़े हुए, बाकी 15 स्तूप महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त सारे के सारे जो हैं वो क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए। देखिए ये एक पुराना पत्थर है जिसमें कि यहाँ पे शैल चित्र बने हुए थे। ये आदि मानवों के शैल चित्र हैं, तो सोचिए कि कितनी पुरानी जगह होगी और इसका क्षरण भी वायु के द्वारा और जल के द्वारा हो गया है। अगर आप दिखाएंगे, कैमरामैन दिखाएं ज़रा इस तरफ, अगर थोड़ा बहुत अवशेष जो बचा है वो शायद दिख जाए यहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं, भित्ति चित्र लाल कलर के हैं। स्पष्ट समझ नहीं आ रहा है जिस तरीके से भीमबेटका में समझ आते हैं, उसका टूर किसी और दिन, लेकिन कुछ कुछ तो यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। यहाँ पे आइए जरा इस तरफ फोकस करें, यहाँ पे कुछ स्पष्ट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कुछ औजार से और कुछ मनुष्य से दिखाई देंगे आपको ध्यान से देखने पे। चलो तो आइए दोस्तों, एक बहुत बड़े से रॉक के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो आपके पेशे खिदमत है विंध्याचल की सबसे खूबसूरत वैली। हाँ, यहीं से कुछ दूर पे आपको सलकनपुर विजासन माता का मंदिर मिलेगा और गर्म हवा के झोंके और आनंद देंगे। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ पे। जब भी आइएगा महसूस ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये है सारूमारू की सबसे बड़ी गुफा जिसका नाम है 52 पाएगा। यहाँ पे 2 प्रकार के भित्ति चित्र पाए जा रहे हैं, आपको दिखा दूँ मैं। ये हैं सफ़ेद वाले, बताते हैं कि इनका इतिहास लगभग 12 से 15 हज़ार वर्ष पहले का है और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे घोड़े पे कोई व्यक्ति युद्ध करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कब के हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ मौर्यकालीन भी यहाँ पे भित्ति चित्र हैं जो कि लाल कलर में हैं। यहाँ पे चित्र चूँकि संरक्षण बहुत लेट हुआ या अच्छे से नहीं संरक्षित हो पाई है ये जगह, जिसके चलते चीज़ें दिख नहीं रही हैं, दब गई हैं। पर आप देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की, तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे मौर्यकालीन है ये चित्र, यहाँ पे एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भाला मारने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से लगभग इस पूरी केव में मूल रूप से तो पढ़ाई ही होती थी यहाँ पे, और हर शासक के दौर में इसमें परिवर्तन हुआ है। अशोक के समय में यहाँ पे विद्या अर्जित की जाती थी, बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या वगैरह किया करते थे, और इस प्रकार से ये केव्स यहाँ पे हैं। आगे भी आएंगे तो देखेंगे हम कि कुछ यहाँ पे चित्र हैं लगभग 2500 साल पुराने। ये देखिए, ये एक कुछ हाथी सा दिखाई पड़ रहा है, दिखाना जरा, फोकस करिएगा कैमरा में। ये देखिए कुछ लाल सा है ये, कि लगभग 10 से 12 हज़ार साल पुराने चित्र हैं यहाँ पे। तो इस केव का सबसे महत्वपूर्ण भित्ति चित्र जो कि मानव की जर्नी को दिखाता है वो यहाँ पे है। किस तरीके से मानव बंदर के रूप में आगे बढ़ा और चलता चला गया, और किस प्रकार से एक सभ्य समाज का वो हिस्सा बना। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मानव बंदर था, बंदर से वो 2 पैरों पर चढ़ रहा है, फिर एक सोसाइटी में आ रहा है और घोड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरी कहानी मानव सभ्यता को दर्शाने वाली है और एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है मानवों के लिए भी, जो वो 4 पैर से 2 पैर पे आ गए हैं। दोस्तों ये प्राचीन काल का एक शिक्षा मंदिर विश्वविद्यालय
रहा होगा, जहाँ पे चित्रों के माध्यम से अपने शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों को पढ़ाया जाता था। और यहीं पे आप देखेंगे कि इसी के बगल से बाणगंगा नदी प्रभावित होती है, जिसकी घाटी पूरी की पूरी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से प्राचीन शिक्षा रही होगी और कितना बढ़िया तरीके से उनको पढ़ाया जाता होगा, इसका एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है सारू मारू की ये केव्स। दोस्तों, ये सारू मारू की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों, यहाँ पे है अशोक का अभिलेख। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक उज्जैनी में 8 वर्षों तक के राज्यपाल रहे थे, उस समय वो विदिशा आए थे और विदिशा के उपरांत उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। उनका एक अभिलेख यहाँ पे प्राकृत भाषा में उपलब्ध है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। आप ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें यही बताया था कि श्रावण मास में इन्होंने यहाँ पे इसकी यात्रा की है। ठीक है। इसके उपरांत आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा, महेंद्र का अभिलेख। महेंद्र अशोक के बेटे थे, उनकी एक पुत्री भी थी संघमित्रा। और यहाँ से दिखाएंगे अगर हम इस तरफ से, तो यहाँ पे इसकी भाषा भी प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है, जिसमें यह कहा गया है कि मनुष्य अब ईश्वर से मिल रहा है और ऊंच नीच सभी प्रकार की समाप्त हो रही है। बताने का तात्पर्य यह था कि ईश्वर जब किसी प्रकार का भेद नहीं करता, तो मनुष्य में भेद क्यों, और इसी प्रकार धम्म की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। दरअसल जब वो हिंदुस्तान के भ्रमण पे और बौद्ध धर्म के प्रचार में आए थे, तब उन्होंने यहाँ पे ये अभिलेख खुदवाया था। दोस्तों, ये सारू मारू की गुफाएं हैं और ये लगभग 250 से 300 एकड़ के आसपास फैली हुई हैं। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे कोई बस्ती रही होगी बौद्ध भिक्षुओं की, जहाँ पे इनकी शिक्षा का और प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे बौद्ध स्तूप और विभिन्न प्रकार की चीज़ें रही होंगी। और ये केव्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। पूरा क्षेत्र अद्भुत और निराला है। दोस्तों, आज हम सारू मारू में हैं और यहाँ के वास्तविक संरक्षक से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो लगभग 3 सालों से इस क्षेत्र को अराजक तत्वों से बचा रहे हैं और इसकी साफ़ सफाई का उचित प्रबंध कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? जियालाल अमोल है। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? 3 साल हुआ है। 3 साल से हैं। तो क्या क्या पाया आपने यहाँ पे? यहाँ पे स्तूप वगैरह है, 15 स्तूप हैं कंप्लीट। उसके बाद में क्षीण अवस्था में कम से कम 100 के समथिंग स्तूप है यहाँ पे। काम चल रहा है। गवर्नमेंट अभी जनवरी फरवरी में कार्य किया था। 4 स्तूप का निर्माण हुआ, 3 बाउंड्री बनी हैं। और बाकी ये केव्स हैं, यहाँ शिलालेख वगैरह की देख रेख है जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आते हैं कभी 10 कभी 15। बाकी बारिश जुलाई के महीने से चालू होता है विजिटर का आना, तो मार्च तक चलता है। रोजाना के बारिश में तो 100 कभी 70 कभी 100 150। गर्मियों में कम होते हैं? गर्मियों में कम होते हैं। अच्छा, और अराजक तत्व कोई? अराजक तत्व क्या है, शाम को ये लोकल के लोग आते हैं, दारू दंगड़ पीते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए शाम को 7 बज जाती है, 8 बज जाती है। अच्छा, तो आप कब से कब तक करते हैं ड्यूटी? ड्यूटी तो 8-9 बजे आता हूँ मैं। 8 बजे आ जाता हूँ। और यहाँ जाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी तो 7 बज जाती, कभी 8 बज जाती। अच्छा, और जंगली जानवर? जंगली जानवर में रीछ है, भालू और तेंदुआ है। तो इनसे फिर बचाव कैसे करते हैं? बचाव क्या, अब वो तो उनका घर है, अपना बचाव अब मान लो दिख रहा है तो अपन ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा, चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जो आपने हमें यहाँ पे टूर दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा टूर सारू मारू की गुफाओं का और अशोक के अभिलेखों का। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि प्राचीन संस्कृति वाकई में विशाल थी और समृद्ध थी। हमारी संस्कृति इतनी आसान नहीं है जितनी कि बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस संस्कृति के दर्शकों को या दिखाने वालों को या देखने वालों को कुछ ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत से भित्ति चित्रों पे लोगों ने निशान बना दिए हैं। चौकीदार हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन उनके पास अपनी ही सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ सरकार को यहाँ पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान वो दे नहीं रही है। तो हमारी आप सबसे ये विनती है और अपील भी है कि जब भी किसी इस प्रकार के प्राकृतिक या धरोहर स्थलों पर जाएं, तो कृपया कर अपने पढ़े लिखे होने का परिचय यहाँ ना दें और उन शिलालेखों को, उन
प्रस्तर की बड़े बड़े शिलाओं को गंदा ना करें, जिस पे हमारी संस्कृति हमें कुछ बताती है। दोस्तों, ये था हमारा टूर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारी ये कवायद पसंद आए तो कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट करें कि आगे हमें किस पुरातात्विक स्थल पर जाना है, और आपकी जानकारी और आपकी रोचकता को और बढ़ाना है। आपका फिर से एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।